हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7वां चैप्टर का कंप्लीट नोट्स देखेंगे। कंप्लीट नोट्स नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो इस साल आने वाले हैं। ठीक, तो पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें आपको पहले मैं ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के क्वेश्चन दिखाऊंगा, तब दो नंबर, फिर 5 नंबर। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है। पहले इन सब क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, तब किसी और क्वेश्चन को देखिएगा। और जो भी आपके मन में लगता हो, वैसे आपके अधिकतर मन वाले क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। पहला है H3PO3 है एक, तो चारों में से क्या है? एक भास्मिक अम्ल है, द्विभास्मिक है, त्रिभास्मिक है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे तो द्विभास्मिक मारा है, कैसे पता करें? कुछ लोग बोलते हैं कि जितने हाइड्रोजन रहेंगे उतना ही मार दीजिएगा। नहीं, ये गलत हो जाता है। हाइड्रोजन जितने हैं वो हमेशा मार देंगे, त्रिभास्मिक गलत हो जाएगा। तो कैसे बताते हैं द्विभास्मिक? इसका स्ट्रक्चर देख के। इसमें आपको समझाते भी चलूँगा कैसे हो रहा है। ठीक, दोनों बताते चलूँगा। H3PO3 का संरचना खींचना पड़ेगा आपको। इसमें बीच वाला एलिमेंट है P, इसको बीच में ले लेंगे। और ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इधर से ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर से भी ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर से भी ऑक्सीजन जुड़ा है। ऊपर वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, नीचे वाला ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से एक पी से जुड़ा है। OH और एक हाइड्रोजन इस तरह जुड़ा है। ठीक, यानी H3PO3। इसमें जो दो H हैं, H यही हाइड्रोजन निकल पाएंगे, निष्कासित हो पाएंगे। मतलब जितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं उतना ही भास्मिक माना जाएगा। ये कितना प्रोटॉन दे सकता है? दो, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन। प्रोटॉन दाता को क्षार या भस्म कहते हैं, और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ग्राही को अम्ल कहा जाता है। ठीक, ये दो प्रोटॉन दे सकते हैं। H तो हाइड्रोजन, प्रोटॉन प्रोटॉन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि H का होता है परमाणु संख्या 1, और इसका इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान कितना होता है? A का मान 1 होता है। न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो A-Z करेंगे, A-Z, यानी यहाँ पे Z का मान भी कितना है? 1 ही तो है। तो 1 - 1 करेंगे तो कितना आएगा? न्यूट्रॉन 0। इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, यानी केवल प्रोटॉन है, इसलिए ये एक प्रोटॉन भी है। न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं, केवल ये प्रोटॉन है, यानी हाइड्रोजन एक प्रोटॉन है। तो दो प्रोटॉन त्याग सकता है, इसलिए ये द्विभास्मिक है। बस इसको नहीं त्याग सकता है, ये डायरेक्ट पी से जुड़ा हुआ है। समझ गए बात? आपको इसी तरह आपको मिल जाएंगे, आगे भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा है, निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है? आयनिक विभव का मतलब होता है आयन में बदलने के लिए सबसे ज़्यादा विभव किसको चाहिए? आयन में बदलने के लिए, या उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चारों में से किसको देना पड़ेगा? पी को देना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे हल भी मैंने कर दिया है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बायां माने इधर बायां है, इधर दायां है। आवर्त देखें आप, जब बाएं से दाएं इधर जाएंगे तो आयनन विभव या एंथैल्पी, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। बाएं से दाएं जाते हैं तो, बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ती है। तो मैग्नीशियम पहले आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर सिलिकॉन आता है, फिर फास्फोरस आता है। मतलब आप ध्यान से देखें, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आता है। बीच वाला हम डी ब्लॉक को नहीं ले रहे हैं, सीधा हम S से P पर आ रहे हैं। फिर सिलिकॉन आता है, फिर फास्फोरस आता है। तो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आयनन विभव P का होगा। इसी आधार पर इसको क्लिक किया गया है। ठीक, सब लिख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ, तो ये तो तीसरे अध्याय का क्वेश्चन है। तीसरा अध्याय में आप देखेंगे उस हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से नीचे। तो हाइड्रोजन से ऊपर ये आता है F2, जो कि प्रबल ऑक्सीकारक होता है सबसे ज़्यादा। F2 से ये सब नीचे रहते हैं, इसीलिए इसको मार दिया गया।
बाय मिस्टेक क्वेश्चन इसमें आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो ये इसमें भी है और अध्याय 1 में भी है ये क्वेश्चन। अध्याय 1 का भी यही वाला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बंधन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो लिखा है F, O और N के साथ हाइड्रोजन के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। यानी F, N, O और N के साथ अगर आपको H मिले तो समझ लीजिएगा उसमें हाइड्रोजन बंध है, नहीं मिले तो नहीं है। H के साथ N है, H के साथ O है, H के साथ F है, लेकिन ये Cl नहीं आता, तो इसी को हम टिक करेंगे, इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ये शॉर्टकट ट्रिक जैसा है, परिभाषा तो कुछ अलग ही होता है। तो इसको आप हल करके या नोट करके लिख सकते हैं, नोट या हल। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब हीलियम कहाँ से ज़्यादा पाया जाता है? हवा में, रेडियम में, जल में, मोनाजाइट में ही पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन, ये तो याद करने वाली क्वेश्चन है, इसको तो कोई ट्रिक नहीं। तो ये कहाँ से याद करें? तो आपको नोट्स मिल जाएगा नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, नोट्स का वीडियो बनाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। या आप किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ना आपको पसंद है तो किताब में आप उपलब्धि देखिएगा, उपलब्धता पी ब्लॉक में जहाँ जहाँ उपलब्धता लिखा है उसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको ये सब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या इसका क्या है? तो ऑक्सीजन का 2 होता है तो 3 दूना के 6, इधर जाएगा माइनस रहता तो इधर प्लस 6 हो जाएगा। इसका 3 1 होता है हाइड्रोजन का, गुणे 3 उधर जाएगा, 6 में से घटेगा 3 बचेगा। यहाँ पे हल भी किया गया है। इसको x मान लेते हैं, पी को, या छोड़, हाँ कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए। और -2 होता है ऑक्सीजन का, कितनी बार है? 3 बार है, गुणा कर दिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 बार गुणा कर दिए। इस 3 दूना के 6, ये उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। अच्छा, गुणा कर लिया गया, प्लस 6 हो जाएगा। और अच्छा, यहीं पे घटा दिया गया, ठीक ना, -3 इधर भेज दिया गया तो +3, तो ये दोनों घट के -3 इधर जाएगा तो +3 आएगा। आ रहा समझ में? अगला क्वेश्चन, हैलोजन आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? हैलोजन यानी फास्ट CBI अटैक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस वर्ग के हैं? 17 के हैं, सब जानता है। XeF4 का आकार कैसा होगा? तो ये XE बीच में रहेगा, चारों तरफ से फ्लोरीन इसको घेरेंगे तो एक वर्ग जैसा डिजाइन बनाएंगे, ठीक है ना, स्क्वायर जैसा। तो स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर का मतलब समतल में, यानी समतल जैसा डिजाइन बनाएंगे। इस तरह चित्र नहीं रहेगा, केवल समतल डिजाइन बनाएंगे, स्क्वायर वर्ग में समतल जैसा। तो ये सब याद करना पड़ेगा आपको, मैं नोट्स में आपको मिल जाएंगे। H2SO4 क्या है? अम्ल है। और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? ठीक, तो कौन सा धातु होता है? ये तो याद करने लायक चीज़ है, पारा होता है जो हमेशा द्रव रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सोडियम आवर्त सारणी में किस वर्ग का तत्व है? तो हाल ही ना करे रब से प्रयास, पहले वर्ग में आता है, सोडियम भी पहले वर्ग में आता है, और हमें बताना है, वर्ग बताना है, तो ग्रुप 1 हो जाएगा। ग्रुप का मतलब वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षारीय तत्व है? वर्ग 1 के तत्व ही क्षारीय होते हैं, सोडियम वर्ग 1 में आता है, ग्रुप 1 में, इसलिए सोडियम। अगला, क्षारीय धातु कौन कौन से हैं वर्ग 1 में? हलीना, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिचियम, पोटेशियम है। केवल के रहेगा। क्षारीय भूमिज तत्व या क्षारीय मृदा तत्व कौन कौन है? तो यहाँ पे है वर्ग 2 के तत्व,
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम और ये रेडियम। अगला क्वेश्चन है क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्षारीय मृदा धातु वही वर्ग एक, क्षारीय मृदा वर्ग 2, ये सब वर्ग 2 के तत्व हैं। तो वर्ग 2 में क्या होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 होता है। तो आप किसी भी वर्ग 2 का देखिए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सब के लास्ट में 2 आएगा। ठीक, तो इसलिए इसका विन्यास हो जाएगा NH2। यहाँ पे स्मॉल n कर लीजिएगा, सब स्मॉल है। NH2 NH1 NP6 NH0 छोटा s n कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किससे? एल्युमिनियम कार्बन सिलिकॉन टिन। बोरॉन बी है, ये तो पी ब्लॉक के ही तत्व है, लेकिन हम तो वर्ग 15 से पढ़ना शुरू किए हैं क्लास 12 में, तो वर्ग 13 और 14 क्लास 11 में पढ़ना था। ठीक, लेकिन क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने दे दिया यहाँ पे। तो विकर्ण संबंध क्या होता है? कुछ इस प्रकार होता है। बेरिलियम जो वर्ग 2 है और वर्ग 13 और 14 है, उसे तिर्यक संबंध रखते हैं, जैसे बेरिलियम और एल्युमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन। जैसे ये भी धातु है, ये भी धातु है, और इसी की तरह व्यवहार ये भी रखता है। बोरॉन भी उपधातु है, ये भी सिलिकॉन भी उपधातु है, इस कारण से तिर्यक संबंध रखते हैं, इसको विकर्ण संबंध कहा जाता है। तो बोरॉन किससे रखता है? सिलिकॉन से, ऑप्शन सी। और बेरिलियम किससे रखता है? एल्युमिनियम से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? ऊष्मा विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट है, क्योंकि ये सब कुचालक होते हैं, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बन से बने हुए, और कार्बन अधातु होता है। लेकिन ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त होता है, इस कारण से ये विद्युत का चालन करता है। निम्नलिखित अपरूपों में से कार्बन का सबसे अधिकतम प्रतिशत है। कार्बन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? ग्रेफाइट में, क्योंकि ये सहसंयोजन यौगिक है, इसमें कणों की व्यवस्था बहुत ही नियमित और बहुत ज़्यादा होती है, श्रृंखला। लेकिन ये सब में कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है, इस कारण से इसमें ज़्यादा कार्बन नहीं होते। हीरे में कार्बन का संकरण होता है। कार्बन का हीरे में या किसी भी यौगिक में हमेशा sp3 होता है। ठीक, इसमें कार्बन परमाणु के बाहर 2 कक्षक होते हैं, एक s होता है, एक p होता है, दोनों भाग लेते हैं। यस भी भाग लेता है और तीनों पी भाग लेते हैं, इसलिए sp3 हो जाता है। एक यस भाग लिया और 3 पी भाग लिए, इसलिए sp3। ऐसा कैसे होता है? तो भूमिज अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉन यस में होते हैं, लेकिन जब भी अभिक्रिया होती है तो ये उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन और चले जाते हैं इसमें, यानी चारों भाग लेते हैं आपस में। आगे देखते हैं, यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, अब चारों भाग लेंगे, एक यस 3 पी, इसलिए हो जाता है sp3 संकरण। यहाँ पे p ऑर्बिटल का आकार है, डम्बल होता है, x अक्ष पर, y अक्ष पर, ये z अक्ष पर। ठीक, अब ये डम्बल आकार होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक में तत्व होना चाहिए कौन? कार्बन होगा, और क्या। मेनली कार्बन के चलते ही कार्बनिक यौगिक का नाम पड़ा है। अगला है निम्नलिखित में त्रिभाषमिक कौन है? त्रिभाषमिक क्या होता है? जिस यौगिक में 3 हाइड्रोक्साइड समूह उपस्थित होता है। ठीक, हाइड्रोक्साइड, उसी को भाषमिक कहा जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं ना, 2-2, इसी कारण से भाषमिक होता है। तो यही हाइड्रोजन अपना त्याग पाएगा, इसलिए ये त्रिभाषमिक है, यही अपना प्रोटॉन दे पाएगा। सॉरी, बताना था कुछ और ना। ऑप्शन देखिए, H3PO2 है, H3PO3 है, H2H4P2O7 है, H3PO4 है। चारों में से कौन त्रिभाषमिक होगा?
आंसर तो हो चुका है। H3PO4 कैसे होगा देख लीजिए। H3PO4 का स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि P के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा है और 3 ऑक्सीजन H के साथ जुड़े हैं। इसमें 3 OH है, 3 हाइड्रोक्साइड आयन है, यह तीनों ध्रुवीय होता है, ये अपने प्रोटॉन दे सकते हैं। इस कारण से ये ये तीनों दे देंगे अपना। जहाँ OH दिखाई देगा समझ लीजिएगा वो उतना भास्मिक है, जितने OH हैं उतने भास्मिक। 3 OH है तो त्रिभास्मिक, 2 OH है तो द्विभास्मिक, 1 है तो एक भास्मिक। ये तीनों दान में दे देगा अपने हाइड्रोजन प्रोटॉन, इसलिए ये त्रिभास्मिक। इसको अगर देखें ध्यान से तो इसमें एक ही OH है, यही का हाइड्रोजन निकल सकता है, बाकी सब डायरेक्ट जुड़े हैं, तो ये एक भास्मिक हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है H4P2O7। इसका देख लीजिए, 2 P है तो एक यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऊपर हो गए, तो 5 नीचे लगा देंगे। दोनों फास्फोरस को एक ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, H चारों में लगा देंगे, तो ये 4 हाइड्रोजन वाला हाइड्रोक्साइड है। इससे ये समूह जुड़ा है हाइड्रोक्साइड, तो कितने हो जाएंगे भास्मिक? चतुर्भास्मिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? क्या मतलब गलत है? 6 P बाउंड P सिंगल बॉन्ड होता है, बात सही है। 6 अच्छा। 4 P बाउंड P सिंगल बॉन्ड होता है, P बाउंड P के बीच कोण बड़ा 60 डिग्री होता है। हाँ, ये 60 डिग्री वाला तो बिल्कुल सही है। और ये है 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे फास्फोरस का संरचना, एक फास्फोरस के बीच 60 डिग्री कोण होता है। फास्फोरस के अंत में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 भाग लेते हैं, इसमें से 2 भाग ले लिया, एक रह गया, 5 में से 2 भाग लिया और 3 रह गया। ठीक, 2 8 5 4 5 1 2 3 4 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, एक रह जाता है जोड़ा में, एक लोन पेयर। ठीक, तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि P बाउंड P सिंगल बॉन्ड होता है, तो P और P 6 P, अच्छा 6 P के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। जिस फास्फोरस में 6 परमाणु होते हैं उसमें सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसमें भी सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हैं, डबल से तो कोई जुड़ा नहीं, सब सिंगल से ही जुड़ा है। 4 से भी जुड़ सकता है, 1 2 3 4। 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि फास्फोरस में केवल एक लोन पेयर होगा। 5 है तो 1 2 3 4 5, इसमें से ये 2 भाग नहीं लेगा, बाकी सब भाग ले लेंगे, इसे कहा जाता है लोन पेयर। एक ही होता है, 4 नहीं होता, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? अभी जितने भी अधिकतर गैस है सब 2 परमाणु है, N2O2 H2Cl2, लेकिन ऐसे कौन से गैस है जो 2 परमाणु का नहीं है बल्कि एक ही है? तो एकल परमाणु में क्लोरीन Cl2 होता है, तो द्विपरमाणुविक है। हीलियम अकेला होता है, He। वर्ग 18 के सभी तत्व गैस हैं, जो कि परमाणु रूप में है, गैसीय रूप में होते हुए भी परमाणु रूप में, अणु रूप में नहीं है, हीलियम हो जाएगा। ये तो N2 पाया जाता है, ये O2 है, तो ये द्विआण्विक है, एकल आणविक नहीं है, ऑप्शन बी। अगला है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, क्योंकि वर्ग 15 के सभी तत्व अधातु होते हैं, कुछ को छोड़कर। अब बाकी धातु नहीं माना जाएगा ना धातु। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उजला और पीला फास्फोरस है, क्या है? ये दोनों एक दूसरे का अपरूप है। अपरूप का मतलब एक ही रूप के कई रूप। ठीक, एक ही पदार्थ के कई रूप को अपरूप कहा जाता है। समइलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, ना समस्थानिक होगा, ना संभारिक होगा, बस रंग अलग अलग है सब बाकी फास्फोरस। इसका भी सूत्र P4, इसका भी सूत्र P4 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो ये याद कर लीजिए, ओस्टवाल्ड विधि से तैयार किया जाता है। सारा कंप्लीट नोट्स नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो मिल जाएगा नोट्स का।
इसमें सभी का बताया गया है। ओस्टवाल्ड विधि क्या है, संपर्क विधि क्या है। संपर्क विधि से तैयार किया जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को। प्रकाश संश्लेषण से HCl का, हैबर विधि से अमोनिया का। ठीक, और अब आगे देखते हैं। हीलियम का सूत्र He, और नोट करके याद कर लेंगे। वर्ग 18 के तत्वों का जो संकेत है वही उसका सूत्र भी है, क्योंकि यह एकल परमाणु तत्व है। ठीक, अगला है कि H2SO4 क्या है। द्विभाषमिक है, एक भाषमिक, एकल अम्लीय है या द्विअम्लीय है, तो द्विभाषमिक है। H2SO4 अपने दोनों हाइड्रोजन को त्याग देता है। ठीक, इसीलिए डाइप्रोटिक अम्ल है। द्विभाषमिक का मतलब जिसमें प्रोटॉन त्याग करने की क्षमता 2 हो। जैसे आप देख लीजिए SO4 का संरचना, इसमें भी OH2 आ रहा है, बाकी O अलग है, इसलिए 2 H ये त्याग सकता है, इसलिए द्विभाषमिक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है। जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड की संख्या होती है, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें से 2 पाई होते हैं और 1 ही सिग्मा होता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, तो ये क्लास 11 में ही समझना था। आप अभी सिंपल से जान लीजिए कि 3 है तो इसमें से 2 पाई होंगे, 1 सिग्मा होगा। 2 है तो 1 पाई 1 सिग्मा हो जाएगा। ठीक, और एक और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। C2 अणु में हमेशा 2 पाई बंद होते हैं, 2 पाई। तो जब भी C2 में पूछेगा तो आप 2 पाई मार दीजिएगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है, तो ये भी क्लास 11 में दिया है। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कक्षक आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर यह बताया गया है कि 2 पाई होता है। ठीक, यानी कि कार्बन कार्बन का आप खींचेंगे तो इसके बीच में 2 पाई आएगा। पाई बॉन्डिंग कैसे होता है, आप उसको बनाना पड़ेगा डायग्राम, उतना क्या डिटेल में जाना। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है, 8 पे मार देंगे। चौथे में 18 है, पाँचवें में भी 18 है, छठवें में 32 है, और सातवां में अभी भी अधूरा है, 32 से कम। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्वों को जाना जाता है। वर्ग 1 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, क्षारीय धातु मार देंगे। PCl5 क्या है, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों होगा। ऐसा क्यों है तो बता देते हैं, क्योंकि PCl5 और PCl3 ये दोनों बनाता है। PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है, तो 3 में +3 ऑक्सीकरण अवस्था होता है और Cl5 में +5 ऑक्सीकरण अवस्था होता है। 3 से बढ़ रहा है, 5 हो जा रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की भी क्षमता है। तो लेने की क्षमता है यानी ऑक्सीकारक, और त्यागने की भी क्षमता है, तभी तो 3 हो जा रहा है, 5 से 3। इस कारण से अगर इसको तो गर्म करेंगे तो टूट जाएगा, PCl3 बना लेगा, Cl2 बाहर हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी क्षमता रखता है P, इसीलिए ये अवकारक भी है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया है। ऑक्सीकारक का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, अवकारक का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला। ठीक, तो यहाँ पे फास्फोरस दोनों का काम कर रहा है। वैसे अभी यहाँ पे जनरली इसका -3 होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, लेकिन PCl5 में इसका +5 है, और यहाँ पे जो PCl3 बनाया है इसमें +3 है। तो इसमें क्या पता चल रहा है, PCl5 में क्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया है, क्योंकि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खींचने की ज़्यादा क्षमता है, तो फास्फोरस के 5वें इलेक्ट्रॉन को इसने खींच लिया है। 5 होते हैं, 5 खींच लिया इसने, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। PCl3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी PCl के पास है, P के पास, फास्फोरस के पास, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया वापस अपना। ठीक, वापस अपना ले लिया तो ऑक्सीकारक हुआ, नहीं 5 दे दिया तो अवकारक हो गया। अगला है सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है। HNO3 में कौन सी धातु क्रिया नहीं करती है, एल्यूमिनियम। तो कौन कौन सी नहीं करती, यहाँ पे लिखा गया है। एल्यूमिनियम,
प्लेटिनियम भी नहीं करता, सोना भी नहीं करता, क्रोमियम भी नहीं करता, ये सब याद रखिएगा। फिर अगला है 33, इनमें से कौन अधिकतम लुईस अम्ल है, यानी सबसे अधिक लुईस अम्लीय कौन है ज़्यादा। तो BF3 है, BCl3 है, BI3 है, BR3 है। तो आप तो देख रहे हैं BI3 है, कैसे है समझेंगे। अच्छा, आप इसमें देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सब वर्ग 17 हैलोजन परिवार के तत्व हैं। और हैलोजन में नीचे आने पर या किसी वर्ग में नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। सबसे नीचे आयोडीन, इसलिए इसका ज़्यादा अम्लीय गुण है। लुईस अम्ल के अनुसार वैसे यौगिक जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन न हो देने के लिए उसे अम्ल कहा जाता है। बोरॉन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एकाकी इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है ना, जो जोड़ा में भाग नहीं लेता, तो जिसके पास नहीं बचता उसको लुईस अम्ल कहा जाता है। जिसके पास जोड़ा वाले इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसे क्षार कहा जाता है। ठीक, इनमें बोरॉन में लास्ट में 3 होता है, सभी भाग ले लिए हैं, एक भी नहीं बचे, और सबसे ज़्यादा अम्लीय यही होगा। आगे देखते हैं लुईस अम्ल क्या है। यहाँ पे लुईस अम्ल के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि प्रोटॉन ग्राही को लुईस अम्ल कहते हैं। प्रोटॉन, जो भी प्रोटॉन ग्रहण करता है यानी इलेक्ट्रॉन को, तो या खास करके हाइड्रोजन की ही बात होती है, हाइड्रोजन को ग्रहण करता है या किसी प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो वो लुईस अम्ल कहलाता है। या जिस अणु के केंद्रीय परमाणु में एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसे लुईस अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ इसके केंद्रीय परमाणु, ये सब केंद्रीय परमाणु, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो इनके केंद्र में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन भाग ले लिए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण से ये अम्लीय लुईस अम्ल कहलाएगा। अगर रहते तो ये क्षार कहलाता। आ रहा समझ में। और इसमें जो ये BCl3 है या कोई भी है इसके जैसा, इसके बीच एंगल 120 का होता है। इनमें थोड़ा अलग होता है, ये इस तरह झुके होते हैं लेकिन इस तरह बना दिया गया है। आगे बता रहा है कि वर्ग में नीचे की ओर जाने पर अम्लीयता बढ़ती है और क्षारीयता घटती है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? BI3। अब लुईस क्षार क्या होता है? तो प्रोटॉन दाता को लुईस क्षार कहते हैं। प्रोटॉन का मतलब केवल प्रोटॉन ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, ऊपर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। या जिस अणु के केंद्रीय परमाणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे लुईस क्षार कहते हैं। जैसे NH3 में यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, H2O में है ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, 2 2 4, तो यही इलेक्ट्रॉन की वजह से ये लुईस क्षार हो जाएगा। ठीक, ये सब VBI है, याद रख लीजिएगा। इसको कहीं के लेविस दे देता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेविस क्षार। आगे देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? ये तो सारा आंकड़ा याद करना पड़ता है, किसके बीच कितना कोण बन रहा है। फिर भी एक और तरीका है, चित्र बना के हम समझ जाएंगे कि NH3 में लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड सब नीचे दब जाते हैं तो इनके बीच कोण थोड़ा कम हो जाता है। H2S है, इसमें भी दोनों के चलते और नीचे आ जाते हैं। ठीक, इसमें भी कोण कम हो जाता है। और BF3 में एक भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिस कारण से बॉन्ड दबते नहीं बल्कि खुल के पूरा फैल कर क्या कहा जाता है, पूरे 3D में, त्रिविमीय आकाश में पूरे फैल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोण बनता है 120। लेकिन CH4 में उस ऊपर वाले हाइड्रोजन है, नीचे वाले हाइड्रोजन में ऐसा ज्यामिति बनता है, इसमें कोण कम रहता है। या मान लीजिए इधर वाले में 120 है, इधर वाले में 120 है, लेकिन इधर तो कम है ना, लेकिन इसमें सभी में 120 रहता है, इसलिए ऑप्शन BF3 पे मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? द्विध्रुव आघूर्ण म्यू जानते हैं, तो इसको देखा जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है A, HF, HCl, HBr, HI, चारों में से कौन होगा? तो द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है कि द्विध्रुव आघूर्ण में मान लीजिए 2 आवेश हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, धनायन है ऋणायन है, जो दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है।
तो इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, Q इंटू आर, दोनों किसी एक पर आवेश और गुणे उनके बीच की दूरी कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। उसमें भी हम आवेश किसका लेंगे, जो अपनी ओर खींच रहा है दूसरे वाले को, ठीक, जो कण अपनी ओर खींच रहा है उसी का आवेश लेंगे। तो इसमें फ्लोरीन खींचता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो इसी का आवेश लिया जाएगा और दूरी नापा जाएगा इनके बीच में। इस तरह क्लोरीन खींचता है, ब्रोमीन खींचता है, आयोडीन खींचता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन ही खींचता है, इसलिए सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण इसका ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्रबल आक्षीकारक होता है, इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है छोटे आकार के चलते, और बहुत ही कम छोटा नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत ही पास होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी से खींच लेता है। इसमें क्या होता है कि नाभिक तो बहुत बड़ा है, आवेश भी बहुत बड़ा है, लेकिन हाइड्रोजन बहुत दूर होता है। इस कारण से बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने नहीं देते हैं, ठीक, दूरी मतलब कि हाइड्रोजन को दूर रखते हैं। इस कारण से इसका द्विध्रुव आघूर्ण कम पड़ जाता है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आवेश आयोडीन का है और दूरी भी बहुत ज़्यादा है, दोनों का गुणा करेंगे, इसका आवेश आर का इसके सापेक्ष कई गुना ज़्यादा होगा, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से कि आवेश गुणे आर, लेकिन बता रहा है कि आर की तुलना में क्यों अधिक प्रभावी होता है, आवेश से ज़्यादा लेना देना होता है। इसका आवेश भी ज़्यादा है और दूरी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण फिर भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इनके आयोडीन के बीच में जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है 2, 8, 18, 18, 32, तो 18 जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देंगे, वो भगा देंगे, माइनस माइनस को भगाता है। इसी कारण से इसका द्विध्रुव आघूर्ण कमजोर पड़ जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा तगड़ा हो जाता है प्रैक्टिकली, यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला दिखा रहा है उससे कई गुना ज़्यादा प्रैक्टिकली ये देखा गया है। आगे देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है क्या है, SO2। अगला आवर्त सारणी के वर्ग 16 में ऑक्सीजन, आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, यानी वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन पाया जाता है, तो ऊष्मा, ऑक्सीजन सल्फर पाया जाता है, ठीक, तो ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है S16। फिर ओलियम का सूत्र क्या है, H2SO7 है, बात खत्म। अब आगे आ गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक, फिर बाद में देखेंगे दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय देखिए, पहला क्वेश्चन है हैलोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं सबका नाम लिख देंगे। तो हैलोजन परिवार वर्ग 17 के सदस्य हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्यूमिनियम, नहीं एल्यूमिनियम नहीं है, एटनीन है, ठीक, AT एटनीन। फिर अगला क्वेश्चन है PH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा है। NH3 में जो ये जोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड को नीचे दबा देते हैं, तो बंध कोण छोटा हो जाता है। PH3 में ऐसा नहीं है, PH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा, अच्छा उल्टा बोल रहे हैं हम, PH3 से ज़्यादा बड़ा है NH3 का आबंध कोण, तो ऐसा क्यों है देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए दोनों का आकृति एक ही जैसा है, इसमें भी P के ऊपर 2 लॉन पेयर, इस पे भी लॉन पेयर, 3 हाइड्रोजन, लेकिन इसका आबंध कोण ज़्यादा है इससे, क्यों है ऐसा देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का आकार फास्फोरस से छोटा है, यानी फास्फोरस ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसका 15 होता है, इसका 7 ही होता है, यानी आधा है सीधा। अब छोटा आकार है तो NH3 के जो भी आबंध में इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं, आबंध युग्म में इलेक्ट्रॉन जो भी भाग लिए हैं, यानी कि हाँ ये जो इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं इस बीच में, उनके बीच प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होता है, छोटे आकार के चलते जगह नहीं मिलती, इसलिए छोटे जगह में अपने को एडजस्ट करने के लिए ज़्यादा प्रतिकर्षण धक्का धुक्की करते हैं, इसलिए होता है, इसलिए PH3 से NH3 का आबंध कोण ज़्यादा है। लेकिन वही PH3 में बहुत बड़ा आकार है, तो इलेक्ट्रॉन को बैठने के लिए अपना टेंशन नहीं है, बहुत जगह है, कहीं भी बैठ सकते हैं, ठीक। अगला है PH3 से NH PH4 का आबंध कोण अधिक है, क्यों, PH3 या PH4,
आकार पहले देख लेते हैं। PH3 का आकार ऊपर जैसा होगा। PH4 का आकार क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन उसी तरह रह गया। हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए ना। यहाँ पे प्लस दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है कि वो हाइड्रोजन यहाँ पे आया है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा हाँ, ये एक प्लस आयन आया हुआ है हाइड्रोजन S, इसलिए यहाँ पे प्लस दिखा रहा है। या कुल मिला के PH4 प्लस है तो इसलिए प्लस को इस तरह लिख दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। PH4 प्लस में यहाँ पे बता रहा है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, मतलब वो जो बिंदु दिख रहा है तो वो हटा दीजिएगा। ठीक, नहीं है, इसलिए इसके आबंध कोण अधिकतम है। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो दबाएंगे नहीं बॉन्ड को, ये खुल कर फैल पाएंगे पूरी तरह से PH4 में, क्योंकि वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में हाइड्रोजन ले लिया है। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया है, इसलिए प्लस आवेश आया है। एक हाइड्रोजन ले लिया, एक त्याग दिया गया है और ख़त्म हो गया। जबकि PH3 में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, इसके ऊपर है ना 2, उसके कारण आबंध कोण न्यूनतम हो गया है। ये क्या कर रहा है कि बॉन्ड H को दबा रहा है, बॉन्ड को हो जाते हैं, इसलिए PH3 से PH4 प्लस का आबंध कोण अधिक होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है, एक ±1, जबकि शेष हैलोजन अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं। ऐसा क्यों है, देखते हैं। बता रहा है फ्लोरीन परमाणु में डिकर्षक नहीं है, इसी कारण से यह केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, जबकि अन्य सदस्य हैलोजन में डिकर्षक हैं, इसलिए ये ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। डिकर्षक से क्या लेना देना है, डिकर्षक से ये लेना देना है कि इलेक्ट्रॉन कूद कर डिकर्षक में आ जाएंगे। डिकर्षक बड़ा होता है, 5 खाली होता है, इसमें 5 कक्षक तो खाली रहता है डिकर्षक हमेशा, तो इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें भाग लेंगे तो जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या भी ज़्यादा होगा। लेकिन F में ऐसा नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं। NH3 का क्वथनांक PH3 से ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि PH3 से बाद में आता है NH3, है ना। पहले फास्फोरस नहीं, नाइट्रोजन फास्फोरस, अच्छा हाँ, पहले नाइट्रोजन तब फास्फोरस, ये पहले आता है। फिर भी इसका क्वथनांक ज़्यादा है PH3 से, PH3 बाद में आता है। एक नियम है कि भाई वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा। ये वर्ग में पहले आता है, या बाद में आता है, नीचे आता है, तो इसका क्वथनांक ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका ज़्यादा है, ऐसा क्यों? तो आगे देखते हैं। NH3 में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, यही मेन कारण है कि हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। इस जो कि मजबूत होता है, टूट नहीं पाता, इसलिए इसको उबालने के लिए ज़्यादा अंक देना पड़ता है। क्वथन माने उबालना, अंक माने ताप, इसलिए इसका क्वथनांक ज़्यादा है। जबकि PH3 में हाइड्रोजन बंद नहीं रहता है, इस कारण से NH3 का क्वथनांक इससे ज़्यादा है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये बताना है कि सामान्य अवस्था में H2O तरल अवस्था में रहता है, क्यों? जबकि H2S गैस रहता है, क्यों? तो भी सिंपल सा इसका वही आंसर है कि H2O में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, इस कारण से ये तरल अवस्था में रहता है, तरल अवस्था या द्रव अवस्था में रहता है। जबकि H2S में नहीं पाया जाता हाइड्रोजन बंद, इसलिए इसके कण बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, और ये गैस अवस्था में रहता है। भाई जिसका हाइड्रोजन बंद क्या करता है, कणों को बांध के रखता है, इस कारण से वो द्रव रूप में रहते हैं। हाइड्रोजन बंद न रहने पर कण स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हैं, इसलिए गैसीय रहते हैं। अगला है HIHF से ज़्यादा प्रबल अम्ल है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण तो इसका सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अम्लीयता कम होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा और उसके साथ साथ अम्लीय गुण भी बढ़ेगा। आकार बढ़ने के साथ साथ अम्लीय गुण बढ़ते जाता है। सबसे बड़ा है आयोडीन, इसका आकार भी बड़ा है, ये सबसे नीचे है, इसलिए सबसे ज़्यादा अम्लीय HI होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता समान क्लोरीन से कम है, क्यों है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है फ्लोरीन,
फिर भी क्लोरीन से इसका मान कम है इलेक्ट्रॉन खींचने की, ऐसा क्यों? तो बता रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम है। क्यों? क्योंकि आपका आकार छोटा होने के कारण फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आवेश का घनत्व Cl से ज़्यादा है। क्लोरीन बड़ा है लेकिन फिर भी आवेश घनत्व इसका ज़्यादा है फ्लोरीन का, क्योंकि ये छोटा आकार है। तुरंत नाभिक, तुरंत इलेक्ट्रॉन, नाभिक भी छोटा सा है लेकिन इलेक्ट्रॉन पास में है, तुरंत इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है आकार छोटा होने के कारण, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन दूसरे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। अब पहले से इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि जो भी पास के थे सबको खींच लिया। अब दूसरे आएंगे तो उसको आने नहीं देगा, उसको भगा देगा। तो होगा क्या, एक बार तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा लेकिन दोबारा इलेक्ट्रॉन ये नहीं ले पाएगा। इसीलिए, लेकिन क्लोरीन वहीं पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक बार भी ले सकता है, 2 बार 3 बार ले सकता है। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। भले ही सबसे तेज इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो बात अलग है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है Bcl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्यों? तो वही आंसर होगा लुईस अम्ल वाला। Bcl3 में B परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए नहीं है, इसलिए यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन जस्ट उसी तरह है कि NH3 लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, क्यों? तो लुईस क्षार पर है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसलिए क्षार है। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, देने के लिए रहता है, इसलिए यह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। अगला है H3PO3 एक अवकारक की तरह कार्य करता है, जबकि H3PO4 नहीं करता है, जबकि दोनों एक ही जैसे हैं लगभग। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है। तो आगे देखिए क्या होगा आंसर। इसमें P की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, P का 5 तक होता है, अभी 3 तक दिखा रहा है, यानी 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, अभी 2 रखा है, यानी कि ये बढ़ सकता है, यानी और भी त्याग सकता है, 5 कर सकता है इसमें से। तो इस कारण से यहाँ पे जो P है इसकी वजह से ये यौगिक क्या हो गया है, अवकारक हो गया है। इस P की वजह से, इसमें के P की वजह से अवकारक की तरह व्यवहार कर रहा है पूरा यौगिक। और आगे देखते हैं, जबकि H3PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या 5 है, क्योंकि अब नहीं बढ़ सकती है, इसलिए ये अवकारक की तरह कार्य नहीं करता। अवकारक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। अब 5 ही तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 से ज़्यादा ये त्याग नहीं सकता, इसमें 5 है, ये है तो पूरा 5 है, यानी यह अवकारक की तरह भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं सकता। लेकिन उसमें का जो P था वो त्याग सकता था, इसलिए वो अवकारक था। यहाँ पर अगला है PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, क्यों? यानी PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता। या दूसरा तरीका है क्वेश्चन का कि NCl3 बनता है जबकि फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है, क्यों? आंसर एक ही होगा। नाइट्रोजन के बार में डी कक्षक नहीं है लेकिन फास्फोरस में डी कक्षक है, क्योंकि तीसरा कक्षक आ रहा है, तीसरा कक्षक में तीनों आ जाएगा, 3s3p 3d भी आ जाएगा। भले इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तीसरा कक्षा है तो डी भी इसी में आएगा। नाइट्रोजन परमाणु में डी कक्षक नहीं होने के कारण इसकी अधिकतम संयोजकता 3 ही रहती है, इसलिए यह केवल NCl3 बनाता है। जबकि फास्फोरस परमाणु में डी कक्षक होते हैं, जिस कारण से इसकी संयोजकता 5 होती है, इसलिए यह PCl3 और PCl5 दोनों बना लेता है। अगला क्वेश्चन है कि ये एक डाइप्रोटिक अम्ल कैसे मानेंगे। वही जो 2 हाइड्रोजन त्यागेगा वही डाइप्रोटिक अम्ल होगा, यानी द्विभाषमिक अम्ल। तो क्योंकि इसमें OH हाइड्रोक्सिल समूह 2 है, इसलिए डाइप्रोटिक अम्ल है। ठीक, तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग कि H3PO3 में 2 हाइड्रोक्सिल समूह होने के कारण यह एक डाइप्रोटिक अम्ल है। चित्र से हमने देखा कि इसमें 2 OH है, इसलिए डाइप्रोटिक है, 2 हाइड्रोजन का त्याग करेगा। अगला क्वेश्चन है HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है। ये जस्ट उल्टा क्वेश्चन किया है। पहले ये क्वेश्चन था कि HI HF से अधिक अम्लीय है या प्रबल अम्लीय है, क्यों? तो उसी का उल्टा कर दिया, HF HI से कमज़ोर अम्ल क्यों है। वही वर्ग में नीचे आएंगे
तो परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ अम्लीय गुण बढ़ता है, इसलिए HF का अम्लीय गुण घटेगा, HI का बढ़ेगा, यानी HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों में केवल जिनॉन ही रासायनिक यौगिक बनाता है, क्यों? अक्रिय गैस में कोई भी नहीं बनाता है यौगिक, लेकिन Xe बनाता है, क्यों? तो बता रहा है Xe का आयनन विभव का मान दूसरे अक्रिय गैसों की तुलना में कम है। आयनन विभव मतलब इसको आयनित करने के लिए दिया गया ऊर्जा को कहा जाता है आयनन विभव। मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए इसको दिया गया ऊर्जा तो बहुत ही कम है, इसलिए इसको आसानी से आयनित किया जा सकता है, होने के कारण केवल यही रासायनिक यौगिक बनाता है। आगे अगला है क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है, क्यों? ये सभी शून्य संयोजकता दिखाते हैं। सबका बैलेंस 8 पूरा रहता है, हीलियम का 2 पूरा रहता है, सबका 8 पूरा रहता है, इसलिए 0 0 दिखाते हैं सब। इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, यानी शून्य। क्यों? तो अक्रिय गैसों का बाह्य विन्यास पूरा होता है, इसलिए इनकी संयोजकता शून्य होती है, बस। अगला क्वेश्चन है, HF और HCl में कौन प्रबल अम्ल है और क्यों? तो HCl प्रबल अम्ल है क्योंकि यह वर्ग में नीचे है, वर्ग में नीचे जाने पर अम्लीयता बढ़ती है कि नहीं? आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, इसलिए HCl HF से ज़्यादा प्रबल अम्ल है, क्योंकि HCl नीचे आता है, HCl नीचे आता है, HF ऊपर आता है। अगला है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन से कम होती है, क्यों? नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन बांधने की क्षमता कार्बन से कम है, जबकि हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं इसको कार्बन से। फिर भी कार्बन क्यों अधिक वितरणात्मक है, मतलब इलेक्ट्रॉन बनता है इसका ज़्यादा क्यों है? देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। होने के नियमानुसार आधा भरा सेल, आधा भरा और पूरा भरा कक्षक अधिक अस्थायी होते हैं। नाइट्रोजन के पी कक्षक आधे भरे हैं, इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है, यही वाली बात है, ठीक। यहाँ पे आधा भरा है ना, 3 6 चाहिए होता, 3 भरा है तो इसलिए अस्थायी हो गया। अब ये अस्थायी हो गया तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं ग्रहण करेगा, लेकिन यहाँ पे यह अस्थायी है, 2 ही है, ये अपना पूरा करना चाहेगा 3 नहीं तो 6, इसलिए यह अस्थायी विन्यास है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है उससे। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन सिर्फ +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, ऐसा ही, जबकि टीन SN +2 और 4 दोनों दिखाता है, क्यों? कारण कि सिलिकॉन और टीन दोनों ही वर्ग 14 के तत्व हैं, लेकिन सिलिकॉन केवल +4 दिखाता है, जबकि टीन निर्जन जोड़ी प्रभाव के कारण +2 और +4 दोनों अवस्था दिखाता है। निर्जन जोड़ी प्रभाव ये क्या होता है? तो जब जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में रह जाते हैं, भाग नहीं लेते हैं, वही लॉन पेयर बच जाते हैं, जो अभी भाग नहीं लेते हैं, उसी को कहा जाता है निर्जन जोड़ी प्रभाव। उसी के कारण ऐसा होता है। भाई 2 रह गए तो भाग नहीं लिए तो 2 दिखाएगा, नहीं 4 भाग ले लिए तो +4 दिखाएगा, बस यही एक आंसर लिख देंगे, काम हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको निर्जन जोड़ी प्रभाव क्या है वो भी बताया है, देख लीजिए। इस तत्व के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 6 होता है, जिसमें से 2 ही भाग लेते हैं, 2 शेष रह जाता है, 2 2 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन में वह इलेक्ट्रॉन जो बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है उससे अक्रिय युग्म या एकाकी युग्म कहते हैं, ठीक। और इनके प्रभाव को निर्जन जोड़ी प्रभाव कहते हैं। तो ये इनका प्रभाव क्या है कि बॉन्ड को दबा देते हैं और अक्रिय युग्म। हाँ, आगे देखते हैं। H2S केवल अवकारक है, जबकि SO2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, क्यों? देखते हैं आगे। H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण -2 है, इसमें +4 है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लिया है सल्फर ने, तो यहाँ पे सल्फर ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, इसलिए अवकारक का काम कर रहा है।
यहाँ पे लिया इसलिए अक्षीकारक का कार्य कर रहा है। हाँ, ये अवकारक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लिया है तो अवकारक है, जबकि ये दोनों है, अक्षीकारक और अवकारक। अच्छा, देखते हैं आगे। H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन नहीं देता। यानी इलेक्ट्रॉन लिया है, दिया नहीं है, जिससे ऑक्सीकरण संख्या +4 और +6 हो सके। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, ना ही इसका 4 होगा, नहीं 6 होगा, इसलिए यह केवल अवकारक है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला ऑक्सीकारक होता है। अच्छा, देखते हैं। जबकि SO2 की ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी देगा तो और 6 हो जाएगा, 4 से +6 हो जाएगा, और ये ले भी सकता है, इसलिए यह ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। जैसे +4 है तो और त्यागेगा तो +2 होगा, यानी अवकारक, और ले लेगा तो और फिर 4 कर सकता है अपना, इसलिए ऑक्सीकारक की तरह, दोनों की तरह कार्य करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अब देगा नहीं किसी को, और ना ही लेगा, इसलिए केवल अवकारक की तरह कार्य कर रहा है। अरे समझ में, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसने अपना ले लिया, ठीक, इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए केवल अवकारक की तरह कार्य कर रहा है। आगे देखते हैं, तो देखते हैं आंसर। क्यों? नाइट्रिक अम्ल यानी ये एल्युमिनियम से क्रिया नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के सतह पर ऑक्सीकरण होने पर ये Al2 का अभेद्य परत बना लेता है, जो नाइट्रिक अम्ल को एल्युमिनियम के संपर्क में नहीं आने देता है। जैसे हम HNO3 को इसमें डालेंगे तो क्या करेगा, Al2 के ऊपरी वाले सतह से जो ये HNO3 अपना नवजात ऑक्सीजन छोड़ेगा, वो ऑक्सीजन एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके Al2O3 बना लेगा, ऊपर से एक परत बना लेगा, ताकि अब जो HNO3 है वो अब न जम पाए एल्युमिनियम के अंदर, रोक देगा ये, इस कारण से ऐसा होता है। अगला, सल्फर SF6 बनाता है, लेकिन SCl6 नहीं बनाता है। क्यों? यानी कि सल्फर फ्लोरीन से 6 अभिक्रिया कर लेता है, 6 फ्लोरीन को जोड़ देता है, लेकिन क्लोरीन को नहीं जोड़ता, 6 क्लोरीन को। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आंसर बता रहा है कि फ्लोरीन यानी F परमाणु क्लोरीन परमाणु से छोटा होता है, फ्लोरीन छोटा है, और इसलिए 6 F- आयन सल्फर परमाणु के चारों ओर बंधन बना लेंगे या जुड़ जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो आसानी से सट जाएंगे सब। जैसे एक सीट पर 5 लोगों का जगह है, बड़े बड़े 5 लोगों का, तो छोटे छोटे बच्चों को हम वहाँ पे 6 7 8 बैठा सकते हैं, लेकिन बड़े लोगों को नहीं बैठा पाएंगे। ये वही वाली बात है, तो बंधन बना लेता है, लेकिन फ्लोरीन आयन का आकार बड़ा होता है होने के कारण। अच्छा, यहाँ पे क्लोरीन है, Cl- का आकार बड़ा होने के कारण स्टीयरिक प्रभाव होता है, जिससे अणु स्थिर नहीं होते और टूट जाते हैं। अरे समझ में, Cl का 17 होता है, यानी ये फ्लोरीन से बड़ा है, फ्लोरीन का 9 होता है परमाणु संख्या, इसका आकार छोटा है, इसका बड़ा है, तो ये 6 तो घेर लेंगे सल्फर को, लेकिन ये घेर नहीं पाएगा, जगह ही नहीं मिलेगा। ये मतलब वैसे ही है कि 5 लोगों के बैठने के लिए है, ज़बरदस्ती 6 बैठ रहे हैं, जगह नहीं हो रहा है। फिर आगे, आर्द्र हवा में PCl3 धूम देता है। क्यों? धूम माने धुआं जैसा देता है, सफ़ेद सफ़ेद। क्यों? हवा में रहने पर नमी की उपस्थिति में PCl3 जल अपघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है, और HCl देता है, इस कारण से धूम देता है। HCl देता है इसलिए धूम उठता है। ठीक, आगे देखते हैं इसका समीकरण। यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं कि PCl3 जल अपघटित हुआ तो H3PO3 बनाया, HCl दिया, ये धुएं के रूप में निकला। आगे देखते हैं क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं, तो टूट जाता है PCl3 HCl2 में। संपर्क विधि और स्टवाल्ट विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताना है, तो दोनों में PT या V2O5 का उपयोग उत्प्रेरक रूप में होता है, प्लेटिनम या V2O5 का, संपर्क विधि में या स्टवाल्ट विधि में। फिर O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। क्यों? तो O3 को गर्म करने पर आसानी से नवजात ऑक्सीजन देता है, जो तेजी से ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भाग लेता है, इसलिए O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है।
जैसे O3 टूटेगा तो O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन देगा। जितने भी प्रबल ऑक्सीकारक है ना, उनमें यही खासियत है कि वो नवजात ऑक्सीजन देते हैं, चाहे HNO3 हो, H2SO4 हो या ये O3। फिर अगला है नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं क्यों? N2 के होते हैं कम क्रियाशील क्यों? देखते हैं आगे। यहाँ पे आंसर बता रहा है कि नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। N2 अणु में दोनों नाइट्रोजन परमाणु आपस में त्रिबंध जुड़े रहते हैं, त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। बंधन की लंबाई बहुत कम होती है। अब त्रिबंध से जुड़े होते हैं यानी तीनों आपस में खींच को बहुत सटा लिए हैं N2 को, लंबाई बहुत कम होती है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम लंबाई वाला, फिर डबल बॉन्ड उससे थोड़ा अधिक, सिंगल बॉन्ड ज़्यादा अधिक होता है। बंधन तोड़ने के लिए बहुत उच्च ऊर्जा की जरूरत होती है। इन्हीं कारणों से नाइट्रोजन अणु कम क्रियाशील होती है। आ रहा है समझ में? आसान आंसर लिखा है। फिर आगे है नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकिन यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है क्यों? नाइट्रोजन +5 दिखाता है लेकिन PCl5 नहीं बनाता, या PBr5 नहीं बनाता। अरे हाँ, NCl5 नहीं बनाता। ठीक, तो यहाँ पे बता रहा है नाइट्रोजन में संयोजकता का 4 से आगे प्रसार करने के लिए डी कक्षक होता ही नहीं है, इसलिए यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। सिंपल सी बात, डी कक्षक ही मेन कारण है। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडो में BiH3 सबसे लास्ट वाला बिस्मथ सबसे प्रबल अपचायक क्यों? तो आप आएंगे वर्ग 15 में तो नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन, नाना पार्टिकल, सोडियम सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सोडियम सब Sb एंटीमनी, और एक बिस्मथ लास्ट में BiH3। इसके हाइड्राइड बनाएंगे तो NH3 PH3 है कि नहीं? तो ये अपचायक है, बाकी सब ऑक्सीकारक है लेकिन ये अपचायक है, वो भी प्रबल है। क्यों? क्योंकि वैसे भी ये धातु है, धातु के हाइड्राइड अपचायक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसीलिए अपचायक। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हाइड्राइडों का स्थायित्व घटता है। स्थायित्व घटता है मतलब अब बंधे रहने की क्षमता खत्म होती है, टूट जाएंगे तुरंत, बंधेंगे ठीक लेकिन टूट जाएंगे। अस्थाई मतलब नहीं रहेंगे। हाइड्राइड ये जो बना तो है लेकिन अस्थाई नहीं रहेगा, टूट जाएगा फिर खत्म हो जाएगा। और अपचायक का गुण बढ़ता है। अपचायक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण, हाइड्रोजन को त्यागने का गुण, इसलिए BiH3 सबसे प्रबल अपचायक है। H2S H2T की अपेक्षा कम अम्लीय है क्यों? H2S H2T की अपेक्षा कम अम्लीय है क्यों? ये इससे कम अम्लीय है क्यों? तो सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर वो समासेट टेलीफोना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेरिलियम, फिर टेलुरियम इसी के नीचे आता है सल्फर के बाद। तो ये ज़्यादा अम्लीय है, ये कम अम्लीय है। तो वही वाली बात है, वर्ग में नीचे आते हैं तो अम्लीय गुण बढ़ते जाता है। तो ये नीचे है तो इसका अम्लीय गुण ज़्यादा होगा, ये सल्फर ऊपर है तो इसका कम होगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेगा, यानी ज़्यादा खटास होते चला जाएगा। इसलिए H2S जो कि H2T से ऊपर आता है, ये कम अम्लीय, ये ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, एल्युमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होगी तो क्या बनेगा? किसी भी हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो CO2 और जल बनता है। C2H4 है तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा। बैलेंस कर दिया, 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, 3 लगा दिए। एल्युमिनियम करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम को 3 त्यागने की क्षमता होती है, ऑक्सीजन को 2 लेने की क्षमता होती है। तो कैसे मैनेज होगा? ये 3 देना चाहता है, ये 2 ही देना चाहता है, 2 ही लेना चाहता है। तो कहा कि एक काम कर, तू 3 आ जा, 3 दूना के तू 6 ले ले, मैं 2 आ जाता हूँ, 3 दूना के 6 देता हूँ, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक, यह एक और भी तरीका है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपका काम आसान हो जाएगा। एल्युमिनियम, यहाँ पे ऑक्सीजन, एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3, एल्युमिनियम ऑक्सीजन का होता है 2। एल्युमिनियम इसके 2 को पकड़ लेता है, ऑक्सीजन इसके
3 को पकड़ लेता है। इस प्रकार हो जाता है Al2O3। अरे समझ में, ये O3 को पकड़ लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाँ इसी में है, क्या होता है जब पहला क्वेश्चन कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है। देखिए क्या होता है, CaSO4 बन जाता है, यानी H2 हट गया, ये कैल्शियम यहाँ पे आके जुड़ गया, CaSO4 बन गया। H2 कहाँ गया, फ्लोरीन के साथ, ऐसे बना लिया, बैलेंस कर दिए, 2 लगा दिए। दूसरा SO3 को पानी में प्रवाहित किया जाता है, SO3 को पानी में डाल दिया H2O में, तो क्या बना, H2SO4 बन गया। बहुत आसान है। फिर आगे, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की तुलना में कम ऋणात्मक है। कम ऋणात्मक का मतलब क्लोरीन का ज़्यादा ऋणात्मक है, इसका कम ऋणात्मक है। जैसे कि -2 ज़्यादा ऋणात्मक है कि -3 ज़्यादा ऋणात्मक है, तो आंसर हो जाएगा -3 ज़्यादा ऋणात्मक है, क्योंकि ये सबसे बाद में आ रहा है। ये -2 तो ये कम ऋणात्मक है ना, क्योंकि 0 के नज़दीक है, 0 से दूर है। तो 0 से माइनस में हम जितना दूर जाते हैं ज़्यादा ऋणात्मक, जितना कम रहता है उतना कम ऋणात्मक, है ना। नहीं 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 नहीं, जैसे ही जाते हैं 0 से माइनस में, वो का मान घटते चला जाता है ना, और माइनस घटते चला जाता है। ये कम ऋणात्मक, ये ज़्यादा ऋणात्मक। अच्छा देखिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम ऋणात्मक है, लेकिन फ्लोरीन की अपेक्षा प्रबल आक्षीकारक है। क्यों? फ्लोरीन प्रबल आक्षीकारक है क्लोरीन की तुलना में, जबकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक में आती है, वैसे भी ये सब मान माइनस में आता है। कम ऋणात्मक का मतलब वही -2, अगर फ्लोरीन का -2 है तो क्लोरीन का -3 है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आंसर बता रहे हैं, इसके 2 कारण है। पहला, F बाउंड F अबंध के वियोजन एंथैल्पी कम होती है, वियोजन एंथैल्पी, यानी इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एंथैल्पी की जरूरत नहीं। दूसरा, F- आयन की जल योजन एंथैल्पी उच्च होती है, यानी इसमें जल पानी जोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है? हीलियम He को गोताखोरी में डाला जाता है। गोताखोरी मतलब वही जो पानी में डुबकी लगाने के लिए या पानी में ढूंढने के लिए जाते हैं। हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उपकरण के ऑक्सीजन को तनु कर देता है और रक्त में इसकी विलेयता बहुत कम कर देता है। रक्त में ज़्यादा अधिक विलय हो जाएगा ऑक्सीजन, तो जैसे ही सतह से बाहर आएंगे दबाव कम हो जाएगा पानी का, धड़ाधड़ ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, जिससे शरीर में घाव, जब शरीर एक तरह से गुब्बारे की तरह फूलने लगेगा। इसलिए ऐसा किया जाता है कि ज़्यादा ना घुले, क्योंकि ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है पानी में नीचे जाने पर, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा घुल जाता है। बहुत ज़्यादा ना घुले इसलिए हीलियम मिला दिया जाता है। अब आ गया आपका मेन बड़े बड़े दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला 5 नंबर वाले हैं ये। संपर्क विधि से गंधक अम्ल के उत्पादन के सिद्धांत को समीकरण के साथ उल्लेख। गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। इसको बनाने का विधि संपर्क विधि कहलाता है या स्पर्श प्रक्रम कहलाता है। संस्पर्श प्रक्रम, एक ही बात हुआ। SO4 2- आयन का परीक्षण करें। ठीक, इसी के साथ साथ ये भी करना है, तो आगे देखते हैं। सूत्र होता है H2SO4 गंधक अम्ल का। संरचना नहीं भी खींचेंगे तो चलेगा, फिर भी देख लीजिए। SO4 H2SO4 तो सल्फर, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन? SO4 4 ऑक्सीजन, है ना। तो 4 ऑक्सीजन जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़े, इसका कोई रोल नहीं है। आगे देखते हैं। तो अब हेडिंग लगाएंगे विरचन या उत्पादन, उसमें लिखेंगे गंधक अम्ल का उत्पादन संपर्क प्रक्रम या संपर्क विधि द्वारा 3 चरणों में पूरा होता है। 3, पहला है सल्फर या सल्फर अयस्क, सल्फाइड अयस्क को वायु में जलाते हैं। जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। सल्फर जलेगा SO2 बनाएगा, या सल्फर डाइऑक्साइड कोई भी सल्फाइड ले लीजिए FeSO2, इसको भी जलाएंगे तो SO2 बनेगा। मेनली कौन है, ये वाला अच्छा है ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ये भी उसी तरह बना है। Fe का 2 होता है, Fa का 3 और ऑक्सीजन का 2।
तो F ने 2 पकड़ लिया, ऑक्सीजन ने 3 पकड़ लिया। ऑक्सीजन द्वारा SO2 गैस का B2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 पाने के लिए उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण किया जाता है। SO2 ऑक्सीजन द्वारा SO2 गैस का B2O5 की उपस्थिति में SO3 पाने के लिए, तो देखिए SO2 को O2 की उपस्थिति में B2O5 नहीं SO2 को O2 से अभिक्रिया कराया जा रहा है इसकी उपस्थिति में और बन जा रहा है SO3। फिर आगे अगला तीसरा चरण में क्या होगा, SO3 गैस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित होकर ओलियम बना देती है। इसको अगर डालेंगे सांद्र H2SO4 में तो ये H2H2O7 बना दिया, ओलियम हो गया हमारा काम। लेकिन फिर भी आगे देखते हैं, अभी ओलियम बना है ना, अभी ओलियम बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बना है। लेकिन ओलियम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने से पहले खुद उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल थोड़ा डालते हैं, तब पहले ओलियम बनता है, तब आगे देखिए क्या होता है। आगे लिखेंगे जल द्वारा अमोनिया यानी ओलियम का तनुकरण करके, जल में पानी में डालेंगे तो तनु हो जाएगा, तनु माने बहुत ही कम मात्रा हो जाएगी इसकी, तनु करके वांछित सांद्रता वाले गंधक अम्ल प्राप्त कर लीजिए। जैसे ही पानी डालते हैं ये बदल जाता है H2SO4 में, हमारा काम हो गया। सल्फर की विधि द्वारा प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल 96 से 98% तक शुद्ध होता है। यहाँ पे उपयोग दिया, उपयोग मत लिखिएगा, ठीक। अब जांच करना हमें SO4 माइनस माइनस की जांच करना है। वैसे उपयोग देख लीजिए कहाँ कहाँ होता है, पेट्रोलियम में, शोधन में, संचायक बैटरी में, अपमार्जक में, धातु के शोधन में, प्रयोगशाला में, इसी से तेजाब भी बनाया जाता है। फिर SO4 माइनस माइनस की जांच कैसे करते हैं, तो बेरियम और लेड के घुलनशील लवण SO4 माइनस माइनस आयन के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट का अवक्षेप देते हैं। हमें कैसे पता चलेगा किसी विलयन में SO4 है, उसी की जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, बेरियम और लेड डालेंगे, अगर यह अवक्षेप मिलेगा बेरियम सल्फेट का और लेड सल्फेट का तो समझ लीजिएगा SO4 था। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया H2SO4 से कराएंगे। कैसे पता करें कि उसमें SO4 माइनस है कि नहीं, तो ये तरीका है पता करने का। कराएंगे तो BaSO4 बनेगा, देखिए पता चल जाएगा, अवक्षेप बनेगा, नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, सॉलिड HCl बन जाएगा। उसी तरह लेड से कराएंगे, CH3COO का होल ट्वाइस Pb से कराएंगे तो Pb बना लेगा PbSO4 और CH3COO H से अभिक्रिया करके एसिटिक अम्ल बना लेगा। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया गया है। अब आगे देखते हैं। तो आगे देख रहे हैं हम लोग कि दूसरा क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय में, और उसमें 2 क्वेश्चन है, एक ए है और एक बी है। इसको देख लेते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देता है, एक ही में 2 क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल यानी NH3 से HNO3 उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करना है। ये तरीका है अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाने का, ओस्टवाल्ड विधि, इसी का वर्णन करेंगे। तो आपको ये दोनों लघु उत्तरीय में भी काम आ जाएगा, अगर ओस्टवाल्ड विधि पूछता है तो आप इसी को लिख देंगे। तो देखते हैं ओस्टवाल्ड विधि क्या है। अमोनिया की अभिक्रिया वायु के साथ Pt या RH गॉज की उपस्थिति में कराने पर नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो अमोनिया को पहले ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये उत्प्रेरक का काम करेंगे, Pt या ये वाला ले लेंगे RH गॉज, तो बनेगा NO और H2 बनेगा। बैलेंस करने के लिए सब लगा दिया 400, ये सब याद करना पड़ेगा आपको समीकरण। NO फिर उसी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, फिर ऑक्सीजन से आगे वाले, तो बन जाएगा NO2, फिर NO2 ये वाला NO2, फिर पानी में डाल दिया जाएगा तो ये बना लेगा HNO3, बन गया नाइट्रिक अम्ल। समीकरण आपको याद रखना ही पड़ेगा, लिख लेकर प्रैक्टिस मार लीजिएगा। तांबे के धातु के साथ 50% तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया लिखने। चलिए लिखते हैं, कॉपर की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो बनेगा कॉपर नाइट्रेट। कॉपर NO3 को घेर लेगा 2 बार, क्योंकि कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, NO3 केवल 1 लेना चाहता है, इसलिए 2 बार आया है। या इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि कॉपर की संयोजकता 2 होती है, NO3 की संयोजकता 1 होती है। 1 पकड़ लिया, ये 2 पकड़ लिया,
Cu ने 1 पकड़ लिया, NO3 ने 2 पकड़ लिया, बराबर CuNO3 का होल थ्राइस, इस तरह। और H बचा तो वो H फिर किसी एक N को पकड़ के NO बना लिया और बाकी H को पकड़ के H2O बना लिया। बस बैलेंस करने का खेल है, आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, कैसे बैलेंस करना है। तो ये तनु लेना था। फिर कॉपर की अभिक्रिया तनु HNO3 से कराया गया, नहीं सांद्र से कराया गया है। अच्छा, दोनों अभिक्रिया लिखा गया, यहाँ पे तनु बोला है तो मैं यहाँ पे सांद्र भी लिखा गया। सांद्र लिखेंगे तो क्या बनेगा, NO3 का होल ट्वाइस NO2 बन जाएगा H2O, बस यही अंतर है। तो सांद्र भी पूछ सकता है, इसको मत लिखिएगा, केवल तनु ही लिखिएगा, लेकिन इसको नोट करके समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने के सिद्धांत क्या है। हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है, ठीक। 1 नंबर में भी काम आएगा। अमोनिया किससे बनाया जाता है, हैबर विधि से। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, वही अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया, वही ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन करना है। दोबारा 2 तरह के क्वेश्चन एक ही में पूछ सकता है, तो फिर भी इसका आंसर लिखा गया है। हमें तो ये वाला जानना है, हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाते हैं। देखते हैं आगे। तो हैबर विधि देखते हैं क्या होता है। हैबर विधि बता रहा व्यापक स्तर पर, स्तर है ये, स्तर पर अमोनिया हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। N2H2, हैबर विधि में क्या होगा, N2 की अभिक्रिया H2 से कराएंगे, NH3 बनेगा, हो गया काम खत्म। बैलेंस करने के लिए 3 लगा दिए, यहाँ पे 2 लगा दिए। ले शातेलियर सिद्धांत के अनुसार उच्च दाब पर अमोनिया बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती है। उच्च दाब पर बनाएंगे तो अनुकूल रहेगा। उसके लिए उच्च दाब कितना होना चाहिए, 200 × 10⁵ पास्कल, 200 ATM या 200 ATM दाब लगभग होना चाहिए। ताप कितना होना चाहिए, 700 केल्विन ताप होना चाहिए। थोड़ी मात्रा में K2O और Al2O3 युक्त आयरन ऑक्साइड उत्प्रेरक होने चाहिए। इतना सारा स्थिति लिख देंगे, हो गया हमारा काम। चित्र भी इसमें बनाना है, लेकिन चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चित्र बनाना टाइम पास है, नहीं आपका मर्जी होगा तो आप चित्र देख के बना सकते हैं। अगला है ओस्टवाल्ड विधि। वही ओस्टवाल्ड विधि से कैसे नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है अमोनिया से, तो वही अब ये पढ़े हम लोग आगे, उसी को लिखा गया यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ से ख़त्म हो गया पूरा क्लियर। जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सारा मैंने दे दिया, जो आपको एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में, सारा यहाँ से लड़ जाएगा। कंप्लीट कर लीजिएगा। नीचे आपको और भी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे 6 अध्याय तक नीचे, और धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे अगले वाला वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।